सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम जाट, व्याख्याता हिंदी, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़। वैश्विक महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं। कक्षा 10 की पहली क्लास सत्र 2020-21 की पहली क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कुछ सामान्य सी चर्चा करेंगे, सिलेबस की करेंगे और कुछ एक दो बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे। कक्षा 10 में हिंदी का विषय 100 अंक का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक के रूप में विद्यालय की तरफ से भेजे जाएंगे। शेष 80 अंकों का सिलेबस इस प्रकार से निर्धारित है। एक ही पाठ्य पुस्तक होगी जिसका नाम है क्षितिज। ये 48 अंक की होगी। इसमें 48 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें व्याख्या गद्य की, पद्य की, निबंधात्मक प्रश्न, कवि परिचय एवं लेखक परिचय का प्रश्न, अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इस प्रकार से ये पुस्तक 48 अंक की होगी। व्यावहारिक व्याकरण 12 अंक की होगी। इस व्याकरण में क्रिया, विशेषण, कारक, काल, वाच्य, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, ये एक सामान्य सी व्याकरण होगी जो 12 अंक की होगी। रचना में दो चीज़ें हैं, निबंध 8 अंक का होगा और पत्र 4 अंक का होगा। पत्र में सिर्फ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र होंगे, औपचारिक पत्र रहेंगे, कार्यालय पत्र जिनको कहते हैं। उन पत्रों के साथ में और जितने पत्र के प्रारूप हैं, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ज्ञापन, मेमोरेंडम, निविदा सूचना, परिपत्र, अर्थशास्त्रीय पत्र, ये पत्र के प्रारूप। जो प्रश्न विकल्प में होगा अथवा में होगा, ये 4 नंबर का होगा। 8 नंबर का निबंध, इस प्रकार से 12 अंक के रहेंगे। अपठित बोध में एक अपठित गद्यांश और एक पद्यांश, दोनों 4-4 अंक के होंगे। इस प्रकार से 8 अंक। तो ये 80 नंबर का आपका मैटर, सत्रांक 20 नंबर के यहाँ से भेजे जाएंगे। तो ये सिलेबस की बात हुई। सिलेबस की बात क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के मनोमस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक रूपरेखा पाठ्यक्रम की होनी चाहिए। अब बात करते हैं विक्रम संवत की। विक्रम संवत की बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पद्य के जितने भी पाठ हैं, वो पद्य के पाठ भक्ति काल में से होंगे और भक्ति काल में से सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, बिहारी, कबीर, ये पाठों के जितने कवि परिचय हम देते हैं उसमें विक्रम संवत में दी हुई होती है। कक्षा 10 में इन प्राचीन कवियों की जन्मतिथि विक्रम संवत में, 11 में विक्रम संवत में, कक्षा 12 में ईस्वी सन में दी गई है। लेकिन हमें दोनों लिखनी है, क्योंकि दोनों लिखने से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। विक्रम संवत की थोड़ी सी जानकारी। विक्रम संवत ये अपना हिंदू पंचांग है, और हिंदू पंचांग होने के बावजूद अपने देश की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के लगभग है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि अपना पंचांग होते हुए भी, हालांकि धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक कार्य इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं, इसी में तिथियां देखी जाती हैं, लेकिन विडंबना का अर्थ है कष्टपूर्ण स्थिति। भारतीय होते हुए हम इसे अनभिज्ञ हैं या कम इसके बारे में जानकारी रखते हैं। विक्रम संवत चल रही है अब 2077 और ईस्वी सन चल रही है 2020। विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाई थी। जब उज्जैन के राज सिंहासन पर बैठे महाराज विक्रमादित्य, उससे पूर्व भारत पर शक जाती थी, उनके आक्रमण हुए और बताते हैं कि 95 राजा शक राजाओं को हराकर इस भारत देश को दासता से मुक्त किया महाराज विक्रमादित्य ने, और इस खुशी में ही उन्होंने विक्रम संवत
चलाई थी। अब ये विक्रम संवत क्या है, इसमें विक्रम संवत में काल गणना दो आधार पर होती है, एक तो चंद्रमास और एक सौर मास। ये विक्रम संवत जितने भी पंचांग चलते हैं, शक संवत, हिजरी सन, शाके, अंग्रेजी कैलेंडर, उन सब में आधुनिक होने के साथ साथ विकसित भी है। इसमें 12 महीने हैं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 ही अपनी राशियां हैं। और नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए देखो, ये विक्रम संवत कितने हजारों वर्ष पहले चली, लेकिन चंद्रमा और सूर्य की गति के हिसाब से आज भी ये पंचांग बड़ा ही सटीक और आधुनिक लगता है। इसमें नामकरण, महीनों का नामकरण, चंद्रमा जब प्रवेश करता है जिस नक्षत्र में, उसी नक्षत्र के हिसाब से इनके महीनों के नाम रखे गए हैं। चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा में जब प्रवेश होता है उस समय चैत्र का महीना, इसी प्रकार से विशाखा नक्षत्र, वैशाख नाम रखा गया। ज्येष्ठा नक्षत्र के समय ज्येष्ठ नाम रखा गया। इस प्रकार से इनका नामकरण भी आधुनिक है। अब हाल फिलहाल में जो गणना हो रही है इस विक्रम संवत में, उसमें प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं। 15 दिन शुरू के कृष्ण पक्ष के आते हैं और उसके बाद में 15 दिन शुक्ल पक्ष के आते हैं। जैसे अभी महीना शुरू हुआ है 6 दिन पहले, आषाढ़ का, तो ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को पूरा होने के बाद में अगले ही रोज आषाढ़ कृष्ण एकम से महीना शुरू हुआ, द्वितीय तृतीय इस प्रकार से अमावस्या, और फिर आषाढ़ का कृष्ण शुक्ल पक्ष एकम और पूर्णिमा। पहले ये काल गणना जब होती थी शुरुआत में, तब ये शुक्ल पक्ष पहले आता था और कृष्ण पक्ष बाद में आता था। यानी महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती थी, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष एकम, और इस प्रकार से 15वें दिन पर पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को 15वीं तिथि माना गया है और इसी प्रकार से आगे अमावस्या को 30वीं तिथि माना गया है। विक्रम संवत में उदय तिथि, क्षय तिथि, इसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं। ईस्वी सन 2020 इससे 57 साल आगे चल रही है। जैसे 2020 अब चल रही है, इसमें 57 जोड़ते ही 2077 इस समय विक्रम संवत चल रही है। तो ज़्यादा आपको विशेष ध्यान नहीं रखना है। जब भी प्राचीन जो कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास जी, और यहाँ तक के रीतिकाल के जो कवि हैं, उनमें कवि परिचय देते समय ईस्वी सन के साथ में हमें विक्रम संवत भी लिखनी है, यानी दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, इतना हम लिखकर कोष्टक में लिख देंगे 1455 विक्रम संवत। सीधी सी बात है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है। एक चीज़ याद कर ली, उसमें +57 जोड़ दिया। ईस्वी सन याद कर ली, उसमें +57 जोड़ते विक्रम संवत आ गई। 1532 में तुलसीदास जी का 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था, इसमें 57 जोड़ देंगे तो तुरंत विक्रम संवत आ जाएंगी। इस प्रकार से 1589 ये विक्रम संवत हमें कोष्टक में लिखने हैं। कहने का मतलब कवि परिचय का जो बड़ा प्रश्न आता है, उसमें परिचय की जो पहली लाइन होती है कि कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसमें ईस्वी सन के साथ में हमें विक्रम संवत भी लिखनी पड़ेगी। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अच्छे अंक प्राप्त करने का आधार है। एक चीज़ याद करनी है, उसमें ईस्वी सन याद करते ही +57 जोड़ देना है, या विक्रम संवत याद की तो उसमें -57 करते ही ये आ जाएंगी। अब ये दो बातें हो गई पाठ्यक्रम से संबंधित और विक्रम संवत से संबंधित। अब हिंदी साहित्य जो लिखा गया, ये बहुत पुराना साहित्य है। इस साहित्य की शुरुआत फ्रांसीसी विद्वान थे गारसा द तासी, उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन थे
इंग्लिश साहित्यकार, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। यानी ये शुरुआत थी। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इत्यादि अनेक लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। बहुत से लेखकों ने लिखा, मिश्र बंधु हैं उसमें, गणपति चंद्र गुप्त हैं, और तो इतने लोगों ने लिखा तो इसमें विभिन्नताएं मिलती हैं। लेकिन सर्वमान्य जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो लिखा गया उनके द्वारा, और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है वो 4 कालों में किया है। पहला आदिकाल, क्योंकि ये शुरू का काल था, आदि यानी प्रारंभ, इसलिए इस काल का नाम आदिकाल रखा गया। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसका नाम दिया था वीरगाथा काल। भक्ति काल की इसमें प्रधानता थी, इस कारण से भक्ति काल। इसमें रीति ग्रंथ लिखे गए इसलिए इसका रीति काल, और ये आधुनिक काल, ये इनकी विक्रम संवत है। विक्रम संवत कब से कब तक ये काल रहा ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोटे रूप से अनिवार्य हिंदी के विद्यार्थियों के रूप में आपको ये 4 इनका काल विभाजन, पहला शुरुआत का आदिकाल, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन 4 कालों के नाम याद करने हैं। आदिकाल में से कक्षा 12 तक अनिवार्य की हिंदी की पुस्तक में कोई भी पाठ नहीं है। इसमें रासो साहित्य लिखा गया, पृथ्वीराज रासो, कविचंद बरदाई, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को कक्षा 11-12 में पढ़ना पड़ता है या फिर आगे कॉलेज में जाकर। तो अनिवार्य हिंदी जो अपने 10वीं 11वीं 12वीं में चलती है उसमें इस काल के किसी भी कवि का पाठ पाठ्यक्रम में नहीं लगाया गया है। हाँ, सामान्य जानकारी के रूप में 4 कालों के नाम आपको याद रखने हैं। आदिकाल का कोई पाठ आपके सिलेबस में नहीं है। जो भी आपकी मुख्य पुस्तक है क्षितिज, इसमें पद्य के पाठ शुरू में हैं, गद्य के पाठ बाद में हैं। और किसी भी कक्षा, चाहे वो 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं, पद्य के पाठ में, पद्य के पाठ जो आते हैं उनमें भक्ति काल के कवि सबसे पहले होते हैं, भक्ति काल के। तो यहाँ भक्ति काल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भक्ति काल में क्या था। रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी, देव, पद्माकर, भूषण, सेनापति, ये प्रमुख कवियों के पाठ। 10वीं में देव, केशवदास, इनके पाठ लगे हैं। रीति काल में सबसे पहले भक्ति काल की चर्चा करने से पहले इन 2 के बारे में सामान्य सी जानकारी जान लेते हैं। रीति का मतलब एक परंपरा, ऐसी परंपरा चली उस समय, इस काल में, कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए, नायक नायिका भेद, छंदों से संबंधित, अलंकारों से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए, श्रृंगार के बारे में लिखा गया। इसलिए एक परंपरा से चल पड़ी थी, इसीलिए इस काल का नाम रीति काल। सबसे पहले 10वीं 11वीं की बुक्स में पद्य के पाठ आते हैं, सबसे पहले भक्ति काल के पाठ आते हैं 3-4, उसके बाद में 1-2 रीति काल के पाठ आते हैं, फिर 3-4 पाठ आते हैं आधुनिक काल के। यानी 3 कालों में से आपके पाठ आते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु काल, जिसको गद्य काल कहा जाता है, 1850 से 1900, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग, 1918 से 1937 तक छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये अलग अलग काव्यधाराएं इस आधुनिक काल में चली। आधुनिक काल के अनेक कवि जिनमें अज्ञे हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, महादेवी वर्मा है, इनके पाठ आधुनिक काल के हम पढ़ते हैं। रीति काल में देव है, पद्माकर है, केशवदास है, बिहारी है, इनके पाठ हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले पाठ जो शुरुआत में आते हैं वो भक्ति काल के हैं, और ये पाठ अपने आप में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी, इस कारण से इस काल का नाम ही भक्ति काल पड़ा। इस भक्ति काल में 2 शाखाएं थे, एक थी सगुण भक्ति और दूसरी तरफ थी निर्गुण भक्ति। जितने भी संत कवि हुए हैं इस भक्ति काल में, उन्होंने अपने अपने तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, यानी ईश्वर की भक्ति की। उनका मोक्ष प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य था और इस मार्ग पर वो अग्रसर हुए।
सगुण भक्ति यानी साकार रूप में ईश्वर को पूजना, उसकी आराधना करना, उसकी भक्ति करना सगुण, और निराकार रूप में ईश्वर की भक्ति करना निर्गुण। अब ये तो सगुण भक्ति थी, इसमें फिर दो शाखाएं चली। सगुण भक्ति में राम काव्य परंपरा, राम काव्य परंपरा, और इस सगुण भक्ति में दूसरी तरफ चली कृष्ण काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास, यानी मुख्य कवि थे, अग्रणी कवि थे कौन? तुलसीदास। बाकी और भी कई कवियों ने राम से संबंधित साहित्य लिखा। कृष्ण के भक्त कृष्ण काव्य परंपरा में अग्रणी थे या प्रतिनिधि थे या मुख्य थे सूरदास जी, परमानंद दास, कृष्णदास, श्री स्वामी, कुम्भन दास इत्यादि और भी कृष्ण भक्त संत हुए हैं, मीराबाई भी थी। ये इधर चली। फिर इधर भी फिर दो शाखाएं चली निर्गुण भक्ति में, ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा, ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा, और इधर दूसरी चली प्रेम मार्गी काव्य परंपरा। ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि अग्रणी कवि थे कबीरदास जी, जिनके पाठ आते हैं अपने 9 से 12 तक कक्षाओं में। प्रेम मार्गी के थे मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करते हुए उन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना। ज्ञान से तात्पर्य गुरु शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकटीकरण करेगा, सही रास्ता बताएगा, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। उधर प्रेम मार्ग की शाखा में प्रेम को आधार बनाया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा, वो प्रेम मार्गी काव्य परंपरा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। राजा रतन सिंह पद्मावती को प्रेम प्राप्त करने के लिए निकलता है। तो ये जो चार्ट है ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये चार्ट आगे काम आएगा जब भी हम पाठ पढ़ेंगे, तब जितने भी पद्य के पाठ हैं उनमें व्याख्या करनी पड़ेगी, प्रसंग लिखना पड़ेगा, उसमें ये चार्ट काम देगा। भक्ति काल की दो शाखाएं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में फिर दो शाखाएं, राम काव्य परंपरा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, कृष्ण काव्य परंपरा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास। निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं, ज्ञान मार्ग की काव्य परंपरा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास, और प्रेम मार्ग की काव्य परंपरा, जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी।